Hello students, today I, Sakshi, will teach you civics of class 8 on behalf of the Madhogyan Ganga School, Amayan, Pind. So let's start with our first chapter, the Indian Constitution. हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जो इसमें दिया गया है। We are going to begin with football. हम लोग फुटबॉल से शुरुआत करते हैं। फुटबॉल क्या है? एक गेम है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, खेला भी होगा। इस जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये बता रहा है कि फुटबॉल क्या करते हैं, इसमें हमारे या प्लेयर्स के फीट का उपयोग होता है। ये क्या होता है? प्लेयर्स के फीट से खेला जाता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जो फुटबॉल होती है उसे अगर किसी भी प्लेयर ने अपने हाथों से आर्म से छुआ तो वो क्या होगा? फाउल माना जाएगा और उसे आउट भी कर दिया जाता है। ठीक, तो ये फुटबॉल में क्या कुछ रूल्स है कि फुटबॉल मींस जो प्लेयर्स के फीट से खेला जाए, जिसमें हैंड्स का यूज नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रूल्स बताए गए हैं जो हमारे कंट्री में हर इंसान को, हर पर्सन को फॉलो करने होते हैं। कि एक पर्टिकुलर कोई भी बात है जिसपे कभी कभी क्या होता है, कोई सहमत होता है, कोई नहीं होता है। तो ये जो रूल्स हैं ये बताते हैं कि इन पे सबको सहमत होना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग दूसरे भी गेम्स की बात कर लेते हैं, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया। इनमें भी अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होता है कि पूरे वो प्लेयर आउट हो जाता है या उनका फाउल हो जाता है या बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लाइक दीज गेम्स, A society also has consecutive rules. इन्हीं गेम्स की तरह जो हमारी सोसाइटी है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. जो रूल्स बताते हैं उसके बारे में और उसे दूसरी सोसाइटी से उसे क्या करते हैं? अलग बनाते हैं। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document, a written document in which we find such rules is called constitution. Constitution क्या होता है? जिसमें रिटन फॉर्म में, लिखित में जो रूल्स बताए जाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ अप्लाई होता है? ये पूरे इंडिया में, हमारे पूरे कंट्री में अप्लाई होता है। अब हम जैसे सपोज कर लो किसी सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो वहाँ पे भी रहने के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे कि आप मतलब रात के समय बाहर नहीं जा सकते, या फिर बाहर से भी कोई लोग आते हैं तो वेरीफाई होगा। ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो हमारी कंट्री के लिए भी कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं जिसे हमने क्या नाम दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था। इन दो चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक कंट्री, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? ये एक पिक्चर दी गई है हमें जिसके बारे में ये यहाँ एलोबरेट किया गया है। इसे हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये पैरा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है?
टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल क्या है कि बहुत सी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है। while all democratic countries while all democratic countries are likely to have a constitution। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनमें तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज हैं दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ही। इससे हमें क्या समझ में आया कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब जो आजाद हैं, रिपब्लिक हैं, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हों। ओके, आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू ऑल। अब आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत से पर्पसेस को सर्व करता है या उनके बहुत से पर्पस के बारे में बताता है। फर्स्ट, सबसे पहले इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले क्या है, ये कुछ आइडियाज या कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है, क्या बेसिक नीड्स को ध्यान में रख के, कि जितनी भी कंट्री के पीपल है उनकी बेसिक नीड्स को ध्यान में रख के कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि हर सिटीजन्स उस पे एस्पायर या उस पे सहमत हो सके, उसे कोई परेशानी ना हो। और पुट अनदर वे, और दूसरे तरीके से, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और दूसरे तरीके से क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारे फंडामेंटल नेचर और सोसाइटी का कैसा है उसके बारे में बताता है। फंडामेंटल नेचर हम कह सकते हैं उसका बेसिक नेचर जो है, किस हिसाब से है क्या नहीं है, उसमें रिप्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटी को कि वो हमारी सोसाइटी कैसी है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। कंट्री हमारी क्या है, वो डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल है। यहाँ पे बहुत से तरीके के लोग रहते हैं, जैसे कुछ हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग कम्युनिटीज हैं। who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। क्या है, वो बहुत से बिलीफ तो शेयर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो एक दूसरे के साथ शेयर तो करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो हर इशू पे एग्री करें। जैसे हम लोग मान लें, अपना एग्जांपल ले, कि अगर आपके दोस्त भी हैं, ठीक है, आपके साथ रहते हैं, आपकी हर चीज आपके साथ शेयर करते हैं, पर कभी कभी ऐसी चीजें आती है जिसपे कोई ऐसी बात होती है जिसपे आप कुछ बोलते हो, वो कुछ और बोलता है, तो यहाँ पे क्या है, उनके बीच में जो आर्गुमेंट होने लगते हैं कि एक ही पॉइंट पे वो कुछ अपना देता है आइडिया और आप कुछ और देते हो, तो यहाँ पे क्या है, एक बीच में दरार सी आ जाती है कि नहीं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया कि जो है उस पे एक रूल बना दिया गया जिसे आप दोनों को एग्री होना पड़ेगा। तो उन सबको अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्या सर्व करता है, सेट ऑफ रूल्स की तरह सर्व करता है कि या प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऑल पर्सन इन अ कंट्री, जितने भी कंट्री में पर्सन है उन सबको उस पे एग्री होना पड़ेगा कि उस तरीके से इन विच वे दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, कि किस तरीके से कंट्री चलाई जाएगी, तो उस पे सब एग्री भी होते हैं। और अगर जैसे हमारी कोई भी गवर्नमेंट आई तो उसमें क्या होता है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं कि कैसी गवर्नमेंट बनेगी। अगर हम हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि उसे भी चेंज किया जाएगा, उसे भी गवर्नमेंट को भी बदला जा सकता है। तो हर चीज के लिए उसमें अपने रूल्स दिए गए हैं जहाँ पे एक सबकी सहमति होगी, सबके लिए जो सही होगा। अब आते हैं, हम इस पिक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या बताया गया है, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो
उस समय पे ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। जो अभी जैसे पार्टियां बनी है बहुत सी, तब उस समय कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी थी, जिसने क्या करी थी 1934 के टाइम पे ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखी थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी थी। During the Second World War, this assertion for independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. क्या बताए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडियंस की हेल्प मांगी थी उनकी। तो इंडियंस ने यहाँ पे अब थोड़ा सा फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स से कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम इंडियंस होंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि मतलब हम लोग बैठ के बात करेंगे, जो आपने असेंबली बनाएंगे तो उसमें कुछ हमारे लोग भी होंगे, कुछ आपके लोग होंगे। पर इस बात पे इंडियंस ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जो असेंबली बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे। तो ब्रिटिशर्स को हेल्प चाहिए थी, तो उन लोगों ने इस बात को राजी कर लिया, और जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें सिर्फ इंडियंस थे, वो कब बन गई? दिसंबर 1946 में बन गई। Between December 1946 and November 1949, the Constitution Assembly drafted a constitution for independent India. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, इसने इन 3 सालों के बीच में, ये 3 साल का जो पीरियड था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, इस बीच में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ड्राफ्ट किया आजाद या इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। Free to shape their destiny at last after 150 years of British rule. आजादी के बाद जो 150 साल ब्रिटिश ने उन पे रूल किया था, उस आजादी के बाद the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. और उन्हें क्या मिल गई थी? अब इतने स्ट्रगल के बाद आजादी मिल गई थी। ये जो फोटो है देखिए, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सब इंडियंस थे हमारे। ओके, अब हम आते हैं हमारे अगले पेज पे, जिसमें बताया गया है हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में। हम इसके बारे में भी जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। I hope this lecture is clear to you all. Thank you.